हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है कनव गुप्ता और मैं आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जनरल इकोनॉमिक्स का, जिसका नाम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये जो है टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और इजी भी है बहुत, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा समझने वाला है नहीं। इसमें जस्ट हमने ये देखना है कि इकोनॉमिक ग्रोथ या फिर ग्रोथ बोल लो और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अगर सिंपल सी आपको एक लाइन में बता दूँ कि क्या डिफरेंस है, वो ये है कि ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव है, यानी ये नंबर सिर्फ बताती है आपको। बट जो डेवलपमेंट है यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये क्वालिटेटिव है, ये क्वालिटी बताती है। इसका पैरामीटर क्या है? क्वालिटी बेस्ड है। ठीक है, ये जैसे बताएगी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब लेकिन जो ग्रोथ है वो सिर्फ नंबर बताएगी, इतना परसेंट, 5% ग्रोथ रेट रही इस साल कंट्री की, या 10% रही। पिछले साल अगर 5 थी तो इस साल अगर 10 हो गई तो वो बताएगा कि 5 जो परसेंट है बढ़ गई हमारी ग्रोथ रेट। क्लियर है? तो आगे देखते हैं अब इस टॉपिक को। सबसे पहले हम बात करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ की। तो देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ एक कंट्री की नेशनल इनकम इंक्रीज होना, ठीक है, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, किसी एक कंट्री की गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रही हैं उसमें वृद्धि आना, इंक्रीज होना। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन बोलती है? इकोनॉमिक ग्रोथ इज डिफाइंड एज एन इंक्रीज इन नेशंस प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी क्या बोल रहा है कि किसी एक कंट्री के या नेशन के जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं उसमें वृद्धि आना, इंक्रीज होना या उछाल आना। ठीक है, क्लियर है? अब नेक्स्ट डेफिनेशन, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? इट इज़ इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो इसका मतलब भी वही है मेजरली। देखो क्या कह रहा है ये कि अगर पिछले साल मेरा 100, इंडिया जो है वो 100 गुड्स बनाता था या सर्विसेज बनाता था। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज बोल लो या गुड्स बोल लो। 2019 में इंडिया जो है 100 गुड्स बनाता था। 2020 में फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया ने 200 गुड्स बनाए। तो क्या हुआ इधर? ये जो है 100 का डिफरेंस, ये क्या दिखा रहा है आपको? इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है इंडिया की। क्लियर है? यानी ये नंबर गेम है, इसको परसेंटेज निकाल लेंगे हम तो बता देंगे कि इतने रेट से जो है ग्रो किया है हमारा इकोनॉमी या हमारी कंट्री। क्लियर? नेक्स्ट क्या बोलता है पॉइंट? इकोनॉमिक ग्रोथ इज कॉज्ड बाय टू मेन फैक्टर्स। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो मतलब उसका मेन फैक्टर क्या है उसका होने का? तो वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर कौन से हैं? दो, वो हैं एग्रीगेटेड डिमांड एंड एग्रीगेटेड सप्लाई जब इंक्रीज़ करती है। ठीक है, आप खुद ही सोचो, फॉर एग्जांपल मार्केट में किसी चीज़ की डिमांड है, जब डिमांड इंक्रीज़ होगी, बढ़ रही है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जो सप्लायर है उसको भी सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी ताकि वो डिमांड को उतना मीट कर सके। ठीक है, जब वो बढ़ाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, या फिर डेवलपमेंट नहीं बोलेंगे, सॉरी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। ठीक है, अभी इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब आपको क्या बताया? परसेंटेज वाइज, जैसे पिछले साल इतने थी प्रोडक्शन, इस साल इतनी हो गई। दिस इज़ इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, तो मेन जो अगर आपसे पूछा जाए कि इकोनॉमिक ग्रोथ के दो जो मेन फैक्टर्स क्या हैं जो कि डिसाइड करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को, तो वो हैं आपका एग्रीगेटेड डिमांड, यानी इसको टोटल डिमांड भी बोल सकते हो, और टोटल सप्लाई जब इंक्रीज होती है तब आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट इज़ कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इंक्रीज इन जीडीपी। ठीक है, तो ये आपने कई बार सुना होगा कि इस साल हमारा जीडीपी जो है 5% इंक्रीज़ हुआ है, या फिर एक्सपेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है हमारा इस साल का। काफ़ी सारे जो हैं वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन अपनी जो है फॉरकास्ट करते हैं कि इस साल इंडिया 5% से ग्रो करेगा, या इस साल जो है 7.5% से ग्रो करेगा। ऐसे आपने काफ़ी बार सुना होगा न्यूज़ में। तो क्या बोलते हैं वो एक्चुअली में? वो बोल रहे हैं, वो ग्रोथ रेट बता रहे हैं कि इंडिया जो है इतने परसेंट से ग्रो करेगा इस साल। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? इट इज़ कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इंक्रीज इन, सॉरी एक सेकेंड, परसेंटेज इंक्रीज इन जीडीपी। और जो है
अगर हम मतलब सिंपली ये बोल रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को हम जीडीपी में मापते हैं, ठीक है, या मेजर करते हैं, या फिर उसको किस किस में कर सकते हैं, और जीएनपी या पीसीआई में। अब ये पीसीआई क्या है? पर कैपिटा इनकम। जीएनपी क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। सबसे पहले जीडीपी की एक जस्ट ओवरव्यू लेंगे, बिकॉज ये आपने दूसरा जो है इसको अच्छे से डिटेल में कवर किया हुआ है पहले, तो ठीक है, इसमें ज़्यादा बात नहीं करेंगे। इसमें देखते हैं कि जीडीपी क्या है। टोटल जो एक जोग्राफिकल लिमिट, फॉर एग्जांपल इंडिया है, ठीक है, इंडिया में जो टोटल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं इंडिया की टेरिटरी के अंदर, ठीक है, इंडिया की टेरिटरी के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं उसका फाइनल जो है क्या वैल्यू क्या है, दैट इज़ जीडीपी। ठीक है, क्लियर है। अब जीएनपी क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब देखो जीडीपी में क्या होता है कि जो फॉर एग्जांपल बाहर फॉरेनर्स हैं वो भी इंडिया में रहते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे कमाते हैं बट वो आधा पैसा बाहर भी भेजते हैं। जैसे बाहर के ब्रांड्स आए हैं, सबवे, केएफसी, तो ये सारा का सारा कोई इंडिया में थोड़ी लगा देते हैं, ये अपनी कंट्री में भी तो लेके जाते हैं ना प्रॉफिट्स। तो जब वो प्रॉफिट बाहर लेके जा रहे हैं जो कि जनरेट उन्होंने इंडिया में किए हैं, तो वो इंडिया के थोड़ी हुए। तो यहाँ से क्या कंसेप्ट आता है जीएनपी का। जीएनपी क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसमें इसका फॉर्मूला क्या है? जीडीपी माइनस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी जो इंडियन बाहर रह रहे हैं, ठीक है, उनकी इनकम माइनस जो फॉरेनर्स इंडिया में रह रहे हैं उनकी इनकम, ठीक है, तो वो बनेगा आपका नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और जीडीपी को उसमें से माइनस कर लेंगे, दैट इज़ जीएनपी। अब पर कैपिटा इनकम क्या हुआ? पर कैपिटा इनकम यानी कि इसका फॉर्मूला क्या है आपका, एक सेकेंड में इसको मिटाता हूँ। इसका फॉर्मूला है टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, यानी पूरे के पूरे देश की जो इनकम है डिवाइडेड बाय पूरे के पूरे जितने भी एक देश में लोग हैं, यानी हर एक इंसान का कितना शेयर है या कितना वो उसकी इनकम है। पर कैपिटा इनकम का मतलब ये होता है। क्लियर है? तो चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें? अब नेक्स्ट पॉइंट है कि ग्रोथ डज नॉट नेसेसरली मीन्स इकोनॉमिक growth does not necessarily means economic development of all और equal distribution of resources among all। इसमें कहने का मतलब इसका ये है कि growth जो है हमको ये सिग्निफाई नहीं करती कि ओवरऑल सोसाइटी की डेवलपमेंट हो रही है। ग्रोथ जस्ट ये बताती है कि नेशन कितने परसेंट से ग्रो कर रहा है, कितनी ग्रोथ रेट है एक नेशन की, या नेशन की नेशनल इनकम क्या है, ये चीज़ें बताएंगी ग्रोथ। अगर हम बात करें कि एक पर्सन है, ठीक है, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो नहीं बता पाएगी आपकी ग्रोथ, ठीक है, या फिर जो आपकी जेंडर इनइक्वालिटीज़ हैं या फिर इनकम इनइक्वालिटीज़ हैं, वो चीज़ें नहीं बता पाएगी ग्रोथ। और अगर हम बात करें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की, वो भी जो है ग्रोथ का पार्ट नहीं है, ठीक है। ग्रोथ जो आपको पहले भी बताया क्या है, सिंपल एक नंबर है। क्लियर है? जो कि क्वांटिटेटिव हुआ। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देयरफॉर ग्रोथ इज़, हाँ, तो ये बोल रहा है कि जो इसी वजह से क्या है, ग्रोथ जो है इसको आइसोलेशन में अगर हम रखें, यानी सिर्फ ग्रोथ की बात करें, तो एक अच्छा मेजर नहीं है कंट्री की प्रोग्रेस को मेजर करने का या नापने का। क्लियर है? तो आगे क्या पॉइंट है इसके बाद? इट इज़ जस्ट अ मीन टू अचीव डेवलपमेंट। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो ग्रोथ रेट है ना आपका, या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ बोल लो, सॉरी, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ये सिर्फ एक ज़रिया है इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव करने का, ठीक है। अब इकोनॉमिक ग्रोथ अगर होगी कंट्री की, तो इनडायरेक्टली क्या है, किसी ना किसी मतलब इंसान की ग्रोथ तो होएगी ना। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो कहाँ से हो रही है? लोग जो फॉर एग्जांपल कुछ फर्म्स हैं, बिजनेसेस हैं, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उस बिज़नेस की पर्टिकुलरली तो ग्रोथ होगी, है ना। भले सारी जो सोसाइटी है उसकी ना हो, बट कुछ पार्ट ऑफ सोसाइटी की ज़रूर होगी। तो ये क्या बोल रहा है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है आपकी, वो एक ज़रिया है किसको अचीव करने के लिए? इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है
ग्रोथ डज नॉट काउंट फॉर, जैसे आपको पहले ऊपर बताया कि जेंडर और जो इनकम इनइक्वालिटीज़ हैं उनको ग्रोथ जो है नहीं बता पाता, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है आपका, या फिर लिटरेसी हो गई या पॉवर्टी हो गई, इन सब को टच नहीं करता ग्रोथ। ग्रोथ जस्ट एक नंबर है, ठीक है। तो जैसे जेंडर एंड इनकम इनइक्वालिटी, वो कैसे बताएगा ग्रोथ कि आपका जेंडर या इनकम इनइक्वालिटी जो है वो कितनी है, वो नहीं बता सकता। ये लिटरेसी रेट कितना है वो नहीं बता सकता, ठीक है। और लास्ट पॉइंट क्या आ गया, इट इज़ अ क्वांटिटेटिव, यानी ये परसेंट बताता है, नंबर बताता है, 5% से ग्रो किया इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अब देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी वो फैक्टर जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है पहला ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स क्या हो गया, लेबर जैसे आप जिसको बोलते हो, लोग जो कि वर्कर हो गए, जैसे जिनको वेजेस मिलती है फैक्ट्री में, या फिर लेबर जो घर बनाते हैं, ये सारे क्या है, ह्यूमन रिसोर्स है। या फिर कोई कंपनी में एक इंसान लगा हुआ है, टेक्नीशियन है या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो ये सारे के सारे वर्क फोर्स बोल सकते हो इसको, ये सारे किस में होंगे, ह्यूमन रिसोर्स में कैलकुलेट होंगे। क्लियर है। तो ये क्या बोल रहा है कि रेट ऑफ इंक्रीज इन स्किल ऑफ अ वर्क फोर्स अल्टीमेटली इंक्रीजेज द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री, यानी कि अगर जो है स्किल जो है वर्क फोर्स की वो इंक्रीज़ हो रही हैं, जब स्किल्स जो हैं इंक्रीज़ होंगी तो अल्टीमेटली किस में हेल्प करेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ में, या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री में हेल्प करेगा। एक देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेगा और उसको हेल्प करेगा इंक्रीज़ करने में। क्या, अगर एक इंसान, लेबर बोल लो या फिर कोई भी इंसान, वो स्किल्ड है, उसके पास वो क्षमता है, वो नॉलेज है कि जो जो काम उसे डिमांड करता है, ठीक है। तो क्या बता रहा है सबसे पहला पॉइंट, कि जो फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को, उसमें सबसे पहला है ह्यूमन रिसोर्स। क्लियर। नेक्स्ट आता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में अगर बात करें, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि हम एक एसेट को बनाने में खर्चा करते हैं। एसेट क्या हो गए, जैसे कि आपका रोड्स हो गई, ठीक है। अब रोड्स क्या है, आपको अल्टीमेटली खर्चा तो आप कर रहे हो, आपका खर्चा है, बट वो खर्चे से ज़्यादा आपको बेनिफिट दे रही हैं, उससे आपका इकोनॉमिक कॉस्ट है जो वो कितना कम हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन का, है ना। आपको कितना, जो बिजनेसेस हैं उनको कन्वीनियंस कितने ज़्यादा हो जाते हैं नेशनल हाईवे बनने से। तो ये जो आप कोई भी अगर खर्चा एक एसेट को एक्वायर करने में करते हो तो उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो देखते हैं क्या बोल रहा है, एक्सपेंडिचर ऑन रोडवेज, मशीनरी एंड फैक्ट्रीज़, यानी जो पैसा हमने रोडवेज़ को डेवलप करने में या फिर मशीनरी ख़रीदने में या फैक्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करने में लगाया है, वो क्या करेगा, अल्टीमेटली इट विल इंक्रीज़ एफिशिएंसी ऑफ इकोनॉमिक आउटपुट बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट। आपको बताया, जैसे फॉर एग्जांपल किसी एरिया में रोड नहीं है, ठीक है, वहाँ कोई इंसान बिजनेस कर रहा है, तो उसको कितनी दिक्कत आएगी, ट्रैवलिंग एक्सपेंस उसके बढ़ जाएंगे, तेल उसका ज़्यादा लगेगा, ठीक है। उसके बाद रोड नहीं है तो कच्चे रास्तों पे चलेगा, उसकी गाड़ी जो है उसका वियर एंड टियर जल्दी होगा, खर्चा जल्दी मांगेगी। एक रोड बनने से उसको इकोनॉमिकली उसकी जो कॉस्ट है, मतलब उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कह लो, वो कितनी डिक्रीज़ हो सकती है। आप ये सोचो कि उसका फ्यूल कम लगेगा रोड बनेगी तो, ठीक है। दूसरा, उसका वियर एंड टियर कम होगा गाड़ी का, तो अल्टीमेटली जो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा। तो अपनी जो आपकी क्या बोलेंगे उसको, कि एफिशिएंसी जो है, ठीक है, एक प्रोडक्ट की, वो बढ़ जाएगी काफ़ी ज़्यादा। क्लियर है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से। नेक्स्ट पॉइंट है पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ में क्या कह रहा है, इट विल इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स विच इन टर्न विल इंक्रीज आउटपुट इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। तो इसमें बोल रहा है कि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आ जाएगी ना, कि जो लोग बढ़ रहे हैं तो उतने ही आपके पास ह्यूमन रिसोर्स भी बढ़ रहा है। अब लोग जो है वेले तो बैठेंगे नहीं घर पे, है ना कुछ काम करेंगे ही। तो जितने लोग हैं उतना काम करेंगे, उतनी ही डेवलपमेंट होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कनाडा की बात करें तो इंडिया से इतने सारे जो है लोग कनाडा क्यों जाते हैं, इसी वजह से, क्योंकि वहाँ कंट्री, जैसे कनाडा की बात करें, वहाँ उनके पास वर्क फोर्स ही कम है।
जब वर्क फोर्स कम है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑब्वियसली उनकी कंपैरेटिवली कम होगी, डेवलपिंग जो कंट्रीज़ हैं उनसे ग्रोथ रेट, है ना। तो इसीलिए क्या होता है, ये इंडियंस की बात करें या फिर और जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं वहाँ से वर्क फोर्स वहाँ पे जाती है, क्योंकि वहाँ पे जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए, या फिर डेवलपमेंट को भी बोल सकते हैं बूस्ट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आ गया, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन क्या हो गया कि बहुत सोच समझ के प्लान्ड वे में जो आपके रिसोर्सेज हैं, जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, मिनरल्स, माइंस, कोल, ये सारे ये चीज़ें, इनको बड़े सलीके से यूज़ करना ताकि वेस्टेज ना हो। जब वेस्टेज नहीं होगी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, जब एफिशिएंसी बढ़ेगी तो क्या हेल्प करेगा वो, इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करेगा अल्टीमेटली। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। अब एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी मतलब आपने देखा होगा पहले एग्रीकल्चर जो है किससे, बैलों से किया जाता था, टाइम कंज्यूमिंग था बड़ा ज़्यादा, है ना। और बैल को खाना देना है अलग बात है, कभी बीमार हो गया उसका ट्रीटमेंट कराने में कितना खर्चा आएगा। तो बहुत ज़्यादा जो है एफिशिएंसी कम थी उस टाइम पे। और जैसे ही ट्रैक्टर इंट्रोड्यूस हुआ तो उससे एकदम रेवोल्यूशन आ गया एग्रीकल्चर में। ट्रैक्टर के आने से क्या हुआ, काम की एफिशिएंसी एकदम बढ़ गई, आपको बराबर का काम मिलता था जहाँ जहाँ ट्रैक्टर चलेगा, है ना। जहाँ फॉर एग्जांपल हल जोतेगा, अगर वो ट्रैक्टर के पीछे जो लगाते हैं हल, तो वो सेम एकदम करेगा काम, ठीक है। बैल के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है वो। तो क्या होगा, टेक्नोलॉजी के आने से एफिशिएंसी बढ़ी बिजनेस की, या फिर एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर की एफिशिएंसी बढ़ी, ठीक है। एफिशिएंसी बढ़ेगी दैट मीन्स आपका जो प्रोड्यूस है या प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ होगा, तो अल्टीमेटली इकोनॉमिक ग्रोथ होगी उससे भी। क्लियर है। मेन आपको यही चीज़ याद रखनी है, फैक्टर्स कौन से इन्फ्लुएंस करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को। तो सबसे पहला ह्यूमन रिसोर्स, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तीसरा पॉपुलेशन ग्रोथ, उसके बाद फोर्थ है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज या नेचुरल रिसोर्सेज बोल सकते हो, और फिफ्थ है आपका एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। क्लियर। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। पहले हमने बात किसकी की, इकोनॉमिक ग्रोथ की, जो कि एक नंबर है, ठीक है। या फिर वो क्या बोलेगा, क्या बताता है कि एक नंबर बोल लो, या फिर जो हमने पहले डेफिनेशन पढ़ी थी कि एक नेशन की गुड्स एंड जो आपकी सर्विसेज हैं उसकी प्रोडक्शन में इंक्रीज़ आना, वृद्धि आना, या नेशनल इनकम बढ़ना, ये क्या हो गया आपका इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है उसका मतलब क्या है कि लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इंक्रीज़ आना, या फिर उनकी क्वालिटी ऑफ लिविंग में जो है वृद्धि आना, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ डिफाइंड एज एन इंक्रीज इन क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ, सॉरी, क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल ऑफ अ नेशन और पर्टिकुलर रीजन। यानी किसी एक पर्टिकुलर रीजन या फिर एक कंट्री के लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में जो चेंज आता है उसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में चेंज कैसे आएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल आज मैं 100 रुपये कमाता हूँ, या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल इसको और क्लियरली बोल देते हैं, जैसे आज मैं जो है 100 रुपये कमाता हूँ, और मैं जो चावल लेता हूँ वो थोड़े हल्की क्वालिटी के ले पाता हूँ क्योंकि मेरे खर्चे पूरे नहीं होते, तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल 50 रुपये किलो वाले चावल लेता हूँ, ठीक है। कल को क्या होता है, मेरी इनकम बढ़ती है, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से मेरी इनकम बढ़ती है। अब मेरी इनकम हो गई 1000 रुपये। अब मैं क्या करूँगा, सुपीरियर जो है क्वालिटी वाले चावल लूँगा, लूँगा कि नहीं। 100 रुपये किलो वाले भी चावल ले सकता हूँ मैं, मेरा मन होगा, क्यों, क्योंकि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ अब। तो ये जो इंक्रीज़ है दैट इज़ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इंक्रीज़ आना। पहले मैं थोड़ा इन्फीरियर जो गुड यूज़ कर रहा था, मैं सुपीरियर गुड यूज़ कर रहा हूँ, दैट इज़ चेंज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं जैसे कि अगर मेरी इनकम फॉर एग्ज़ाम्पल 100 रुपये ही है, और एक फ़ोन मुझे जो है एवरेज फ़ोन, फीचर फ़ोन जिसको बोलते हैं, पुराने टाइम में आते थे जैसे नोकिया 1600, वो मुझे 10 रुपये का मिल रहा है, ठीक है। अब मेरी इनकम बढ़ी 1000 रुपये, तो अब मैं क्या सैमसंग का बढ़िया वाला फ़ोन ले सकता हूँ या आईफोन ले सकता हूँ, है ना। ये जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो जो आप सुपीरियर प्रोडक्ट की तरफ
जब आप रीच करते हो तो उसको क्या बोलते हैं, इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि पहले घर जो है छोटा था, अब इनकम के बढ़ने से क्या हो गया, मेरा बड़ा घर ले लिया मैंने, तो उससे क्या हो गया, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है इंक्रीज़ हो गया। क्लियर? तो दिस इज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जब आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है तो आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, और जब आपका कंट्री का क्या नेशनल इनकम बढ़ती है तो आपका जो है क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द प्रोसेस बाय विच अ नेशन इम्प्रूव्स द इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल वेलबींग ऑफ इट्स पीपल। ये बोल रहा है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि एक कंट्री जो है अपने सिटीज़न की या लोगों की इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल वेलबींग करती है। यानी जो इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली उनको स्ट्रॉन्ग बनाती है, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट आपको पहले बताया, ये क्वालिटेटिव कंसेप्ट पे बेस्ड है। पहले वाला क्या था, क्वांटिटी, परसेंटेज बताता था, नंबर बताता था, इतने परसेंटेज से ग्रो कर रहे हैं, इतनी हमारी ग्रोथ रेट है, या इतना एक जो है इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है हमारी। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो क्या बोलता है, ये क्वालिटेटिव कंसेप्ट है, यानी क्वालिटी भी बताता है। क्वालिटी क्या होगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, कितनी अच्छी क्वालिटी है आपकी जीने की। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, इट इज़ मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ HDI। HDI क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्लियर है? अब जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो ये मेजर किया जाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे, यानी जीने की जो है आपकी कितनी देर जीता है इंसान। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें डेवलप्ड नेशन है, वहाँ पे एज ज़्यादा होती है लोगों की कंपैरेटिवली डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड नेशन में। क्यों? क्योंकि अंडर डेवलप्ड नेशन में माल न्यूट्रिशन है, लोगों के पास पैसा ही नहीं है, अच्छे से खा ही नहीं पा रहे। आपने अफ्रीका में देखा होगा, जो लोग हैं, कुछ बच्चे पैदा होते हैं कितने पतले पतले पैदा होते हैं, वो क्यों? क्योंकि माल न्यूट्रिशन है। उनकी माँ जो है वो न्यूट्रिशन इनटेक उनका अच्छा नहीं था, बिकॉज वो अफोर्ड नहीं कर सकते खाना, प्रॉपर उनको मील ही नहीं मिलती, तो आगे बच्चे भी कमज़ोर पैदा होंगे, तंदुरुस्त नहीं होंगे, तो जिसकी वजह से क्या होगा, उनकी ऑब्वियसली डेथ जो मोर्टेलिटी रेट है वो इंक्रीज़ होगा, यानी मरने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे उनके। तो दैट इज़ लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है? अब नेक्स्ट बात करें, उसमें क्या होता है, एक और HDI में एजुकेशन की भी बात की जाती है कि कितना लिटरेट है एक कंट्री, वहाँ के जो लोग हैं कितने पढ़े लिखे हैं, ये भी आपको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आता है। ठीक है? उसके बाद पर कैपिटा इनकम की भी बात की जाती है। इंडिकेटर हैं HDI में जो यूज़ होते हैं, यानी इनके बेसिस पे HDI जो है किसी कंट्री का डिफ़ाइन किया जाता है या उसको रैंक दिया जाता है। ठीक है? अब पर कैपिटा इनकम पहले ही पढ़ चुके हैं ऑलरेडी हम, क्या होता है पर कैपिटा इनकम, है ना, मतलब एक पूरी कंट्री की नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय, या फिर टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री, ये होगी आपकी पर कैपिटा इनकम। ये भी HDI में आती है। क्लियर? उसके बाद बात करते हैं जैसे कि मतलब जितना हायर HDI रेट होगा वो कंट्री उतनी ही डेवलप्ड मानी जाएगी। ठीक है? जैसे आप देखोगे यूरोपियन कंट्रीज़ कुछ कुछ हैं, नॉर्वे, स्वीडन वगैरह, ये टॉप पे ही रहेंगे हमेशा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन कम है, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, सारे जो लोग हैं पढ़े लिखे हैं। ठीक है? रिसोर्सेज उनके पास बराबर है, हेल्थ केयर उनका पूरा एकदम बढ़िया है। क्लियर? और वैसे ही कंपैरेटिवली अगर हम डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें तो उनका रैंक जो है बहुत नीचे होता है। क्लियर? अब नेक्स्ट बात करते हैं इसमें हम GNH की, दैट इज़ ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। ठीक है? अब ये क्या है, इसमें ये एक हैप्पीनेस इंडेक्स है, यानी लोग एक कंट्री के कितने खुश हैं। अब आप देख रहे हो ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है इसके पैरामीटर्स क्या हैं, HDI में हमने पढ़ा क्या क्या, क्वालिटी बता रहा है ना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गया, या फिर लिटरेसी रेट कितना है। लिटरेसी रेट से आप क्या बताओगे, अगर पढ़ा लिखा इंसान, दैट मीन्स वो केपेबल है, वो अपने बलबूते पे कुछ खुद कर सकता है, स्किल्ड है वो, है ना। क्लियर? उसके बाद अगर हम बात करें एक जो है PQLI की, इसका फुल फॉर्म क्या है, फिज़िकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। इसमें भी यही है, बेसिक लिटरेसी रेट देखा जाता है,
ठीक है। उसके बाद इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखा जाता है, यानी जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनमें से कितने मर रहे हैं। अब मरेंगे क्यों, ऑब्वियसली माल न्यूट्रिशन होंगे, ठीक है। उस जो रेट को इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है उसको भी इसमें मेजर किया जाता है PQLI में। तो ये सारे जो है क्वालिटी बताते हैं, ठीक है। उसके बाद जेंडर की इनकम और इनइक्वालिटी, जेंडर एंड इनकम इनइक्वालिटी की बात भी करते हैं इसमें। अब हमने पहले में क्या पढ़ा था इकोनॉमिक ग्रोथ में कि ये मीन्स है, यानी ज़रिया है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव करने का। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, इट इज़ एन एंड, यानी जो मेन रिजल्ट है वो क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, किसका, इकोनॉमिक ग्रोथ का। क्लियर। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम फैक्टर्स अफेक्टिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं। सबसे पहला आपका आ गया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है वो कैसे जो है इफ़ेक्ट करेगा, जो अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर हम इम्प्रूव करेंगे, उसकी क्वालिटी इम्प्रूव करेंगे तो क्या होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं नेशनल हाईवे की एग्ज़ाम्पल लूँ, ठीक है। एक गांव है, वहाँ से नेशनल हाईवे गुजरता है, तो क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होती हैं, ठीक है। वहाँ आजू बाजू में क्या होते हैं, हाईवे के किनारे बिजनेसेस खुल जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी तो मिलेगी मिलेगी। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जब मिल रही है तो क्या होगा, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, वो पहले जितना कमा रहे थे उससे ज़्यादा कमाना शुरू होंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से ये इफ़ेक्ट आता है, ठीक है, ये इम्पैक्ट होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। क्लियर। उसके बाद बात करें एजुकेशन। एजुकेशन से कैसे होगा कि अगर एक इंसान जो है स्किल्ड होगा, लिटरेट होगा, तो वो क्या कर पाएगा, खुद से कोई जॉब ढूंढेगा या फिर अपना बिजनेस सोचने की कुछ ट्राई करेगा, ठीक है। तो एजुकेशन जो है वो भी पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। क्लियर है। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आया हो, इजी था ये, इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाला था नहीं। तो चलिए यहाँ पे ख़त्म करते हैं अपना टॉपिक। थैंक यू सो मच।